सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो वैसे हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। और अभी उन्होंने ही महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ये ऑक्सीजन बर्ड पार्क या इसे ही अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं और इसका उद्घाटन किया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क ये एक पर्यावरण पहल है और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। इस पार्क को प्राकृतिक पक्षियों के आवास के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी किसने किया? नितिन गडकरी जी ने किया। कहां पे किया? महाराष्ट्र के नागपुर में। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो आपके करंट अफेयर्स में रहे थे। इसमें से बहुत से आपको याद भी होंगे, जैसे कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये आपको केरल के कोच्चि में मिलेगा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जिसे कहते हैं आर्ट पार्क ये बना है बंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये आपको मिलेगा दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क ये काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थापित हुआ। और भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। और भारत के पहले वैदिक थीम पार्क ये कहाँ पे बना? उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम वेद वन पार्क रखा गया है। तो इस तरह से ये 10 इंपॉर्टेंट पार्क जो आपके न्यूज में थे वो मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित अभी 8वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन अभी ये सिकंदराबाद तेलंगाना में किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और 8 दिनों तक चलने वाला है ये भारतीय कला महोत्सव। अभी 29 सितंबर को शुरू हुआ जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये तेलंगाना में हुआ, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल जिसकी हैदराबाद होती है, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। देखो, तेलंगाना से कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि कनुमा त्योहार यहाँ मनाया जाता है। बथुकम्मा त्योहार जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं यहाँ पे मनता है। बोनालू उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और अभी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड हैदराबाद में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश में टॉप राज्य ये तेलंगाना रहा। अभी टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी। उसमें से 3 भारतीय स्थानों को चुना गया था। एक तो हिमाचल प्रदेश में नारबुटीक होटल, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री को, और मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और अभी तेलंगाना ने ही राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना शुरू की थी। तो ये भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि अभी हाल ही में लॉन्च खाकी में स्थित प्रज्ञ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अनिल रतूड़ी ने। अनिल रतूड़ी जो कि उत्तराखंड पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे हैं और अभी उन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञ। और अभी इसको लॉन्च किसने किया? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने इस बुक को लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ 10 बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ये सारी 2024 की हैं। जैसे कि देखो, अभी परिमल नाथवानी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कॉल ऑफ द गिर। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नाम से बुक लिखी है। आर बाला सुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। पीयूष पांडे ने मनोज बाजपेयी के ऊपर बुक लिखी है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। टिम वॉकर ने द प्रिजनर ऑफ भोपाल नाम से बुक लिखी है, जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी नाम से। अल्पना किल्लावाला ने अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल्स नाम से बुक लिखी। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है सोर्स कोड। शेन वॉटसन ने बुक लिखी है द विनर्स माइंडसेट। और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो कि गोवा के गवर्नर हैं, अभी इन्होंने बुक लिखी है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। और डी सुब्बा राव ने बुक लिखी है जस्ट मर्सिनरी नाम से। तो कल भी एक बुक वाला प्रश्न आया था। कल भी मैंने आपको 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज कराई थी।
आज भी एक बुक वाला प्रश्न आया है, तो मैंने 10 बुक आपको और रिवाइज कराई है। जब भी बुक वाला प्रश्न आता है तो 2024 की 10-10 बुक करके मैं आपको रिवाइज कराता हूँ और बार बार इनको ही रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और वैसे कल हमने कौन सी बुक के बारे में पढ़ा था, जो कि अरुंधति रॉय का मेमोयर है, संस्मरण है, जो कि अगले साल लॉन्च होगा। चलिए उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देख रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा रशिया। अच्छा, ये ओलेग कोनोनेंको का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था कि स्पेस में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। 1000 से ज़्यादा दिनों तक ये रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, तब हमने पढ़ा था इनके बारे में। और अब हम पढ़ रहे हैं कि ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब, ये 2 रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक ही मिशन में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 374 डेज तक ये एक साथ रहे हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। और एक सुनीता विलियम्स का नाम तो हमने पढ़ा था, जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, पर अभी वो वहीं पर अटक गई हैं, वापस वो नहीं आ पाई हैं। उन्हें बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से भेजा गया था, ये ज़रूर ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दुनिया के, तो यूरी गागरिन थे। 1961 में गए थे, वो यूएसएसआर से थे, 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो हम 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेश्कोवा, उनके 2 साल बाद गई थी। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का? 2035 है, और चांद पर इंसानों को उतारने का 2040 है। और आपको याद हो तो अभी इसरो ने बताओ किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का लक्ष्य रखा था? तो आंसर होगा 2030। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाते हैं 23 अगस्त को। अच्छा बताओ, अभी जिस तरह से हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, अमेरिका की है नासा, जापान की जाक्सा है, उसी तरह से साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जिसे अभी स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा कासा, इसका नाम है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इब्राहिम शेख डियांग। देखो, ये तो आप सबको पता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को डेवलप्ड करने के लिए ताबड़तोड़ इंडस्ट्रीज खोले हैं, खूब निर्माण किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, और इन सब के चक्कर में उन्होंने क्लाइमेट को बहुत नुकसान पहुंचाया। और आज उसका खामियाजा छोटे छोटे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इससे जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए ये एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। और इसे बनाने की एक्चुअली में घोषणा हो गई थी COP 27 में, जिसका आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, जिसका उद्देश्य है विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करना। और इस फंड का मुख्यालय फिलीपींस में बनाया गया है और इसके पहले अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं इब्राहिम शेख डियांग। 4 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया। और अभी जो मैंने कहा COP 27 का आयोजन हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में, कब हुआ था? 2022 में हुआ था। फिर COP 28 का आयोजन 2023 में यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। और अब COP 29 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? इस साल नवंबर में होगा इसका आयोजन। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अभी आप बताएंगे COP 29 का आयोजन कहाँ पे होगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन में देखो, एलिसा माद्रोजा का नाम पता है आपका? माद्राजो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई हेड बनी थी। मार्क रूट ये नाटो के नए हेड बने। और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष बने थे। अब एक और अपॉइंटमेंट मैं आपसे पूछूंगा, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? और इनका नाम तो आपको बताना है, लेकिन इनके कंट्री का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये कैमरून से बिलोंग करते हैं। तो इनका नाम बताओ क्या है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में फिर पूछ रहे हैं, अभी विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 29 सितंबर को। और थीम क्या इस बार की? यूज योर हार्ट फॉर वर्क, कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। अब चलो, आज सितंबर का आखिरी डे है, कल से हम नए महीने में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक बार सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
तो देखो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया था, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे सितंबर के पहले शनिवार को था। 7 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया, जिसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पीस डे, 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस और इंटरनेशनल रेड पांडा डे, और 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी मनाया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और वर्ल्ड रिवर डे, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और हाइफा दिवस। फिर 25 सितंबर को एक तो भारत में अंत्योदय दिवस मनाया था और 25 सितंबर को ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। फिर 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया, वर्ल्ड टूरिज्म डे, और अभी 28 सितंबर को हमने वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया था। तो ये सितंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको सबको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार करे कि एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, ये सारा मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता है? तो आंसर होगा धनुष लोगनाथन ने। तो IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 की अगर पहले बात करें, इसका आयोजन 9 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक हुआ। अभी कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। और इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र पदक लेकर के आए हैं धनुष लोगनाथन, इनका नाम है। इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है। IWF मतलब हो गया इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, और इसकी बात करें अगर स्थापना होती है 1905 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में हो गया, और प्रेसिडेंट इसके मोहम्मद जलूद है। तो ये भी ध्यान रखना, इसके स्टैटिक भी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किस से है? तो आंसर होगा रशिया और चाइना। तो एक्सरसाइज का नाम है उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो रशिया और चाइना के बीच में हुआ। कहाँ पे? जापान सागर और ओखोटस्क सागर में। अच्छा, वैसे यहाँ पे भारत इंक्लूड नहीं है तो हमारे लिए इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर भारत इसमें इंक्लूड होता तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। तो एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज का प्रश्न आ गया तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं। अभी 2024 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है और जहाँ जहाँ पे भारत इंक्लूड है, जहाँ जहाँ पे भारत ने पार्टिसिपेट किया है, वो सारी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। क्योंकि आज वैसे पूरी क्लास में कोई भी ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं आया जहाँ पे मैंने कोई रिवीजन आपका ज़्यादा करवाया हो। तो चलो इसी बहाने हमें टाइम भी मिल गया तो हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ बोलने की, सारी चीज़ें मैं आपको शो करता हुआ चलूँगा। जैसे कि देखो, इस साल की जो पहली एक्सरसाइज थी वो थी डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच में हुई थी राजस्थान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत जापान के बीच में हुई थी चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज इस बार पहली बार हुआ था, भारत और थाईलैंड के बीच में ही पहला संस्करण था। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन नाटो ने किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। सदातंसीक अभ्यास भारत सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया, पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन नेवल फोर्स ने किया, लगभग 50 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ था ये। और दोस्ती एक्सरसाइज भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ था, मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है। और पोर्ट ब्लेयर का वैसे नाम बदल दिया गया, कमेंट करके बताइए क्या नाम रखा गया है।
और ये सेम प्रश्न आज जो मैंने आपको सेट नंबर 7 दिया है, हमारी जो सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है उसमें जो सेट नंबर 7 आया है वहाँ पे भी एक प्रश्न मैंने इसी से संबंधित आपसे पूछा है। तो इतनी बार मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया है तो अभी आपको नाम याद हो गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। एक कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, 16 देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। भारत की तरफ से INS तीर ने, कहाँ पे, सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। और सेशल्स के साथ हमने लिमिटिया एक्सरसाइज भी किया सेशल्स में ही। और टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, यह राजस्थान में। डस्टलिक अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में। सागर कवच अभ्यास का आयोजन अभी दूसरा था, लक्षद्वीप में हुआ था। बाकी विक्टस हेज की बात करेंगे, अंतरिक्ष में पहली बार एक एक्सरसाइज हुआ था, ये अमेरिका ने किया था, अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने, अमेरिका की स्पेस फोर्स ने। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकेंड भारतीय सेना और वायुसेना ने आयोजन किया था पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। तारकश अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, कोलकाता में। रेड फ्लैग अभ्यास ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, भारत ने भी हिस्सा लिया था, अलास्का अमेरिका में हुआ। रिमपैक भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से INS शिवालिक गया था यहाँ पे, अमेरिका के हवाई में। जिमैक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, जापान में। तरंग शक्ति का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था, तमिलनाडु और राजस्थान में। हॉपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, ये मिस्र में। और मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, ये थाईलैंड में। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, श्रीलंका में। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया, लद्दाख में हुआ। खान क्वेस्ट 2024 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, भारत ने भी लिया, मंगोलिया में हुआ था। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, राजस्थान में। और अल नजा अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ, ओमान में। ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास है। उसी तरह से ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भी हुआ, ये एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, ओमान में हुआ। और ओमान के साथ हम इस साल नवंबर में एक नेवल एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम है नसीम अल बहर। कहाँ पे होगा, ये भी ओमान में। तो ओमान के साथ तीनों सेनाओं के साथ हम जो जो एक्सरसाइज करेंगे वो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और इस साल कहाँ पे होंगे वो भी मैंने एक साथ आपको लिख दिया है। तो इस तरह से 2024 के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज कर दिया? तो आंसर होगा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो इस मंत्रालय ने फैक्ट चेक यूनिट यानी कि तथ्य जांच इकाई का निर्माण किया था। उद्देश्य था सोशल मीडिया पर जो फैक्ट चल रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे बंद करने का फैसला कर दिया, इसे खारिज कर दिया। क्या कहा? तो कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 जो कहता है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19(1)(a जो कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये उसका उल्लंघन कर रहा है। इसी के साथ ही अनुच्छेद 21 जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। मतलब कोई व्यक्ति कुछ भी लिखे सोशल मीडिया पर, उसके पास ये अधिकार है। तो ये तथ्य बता करके इसको खारिज कर दिया है। किसने? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। देखो, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, पहले इसकी बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा, और नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 217 के अंतर्गत। वैसे भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या है 25वां अमरावती हाई कोर्ट है। और अगर पूछे कि भारत के किस हाई कोर्ट में पहली महिला जज का नाम अगर पूछ लें तो अन्ना चांडी है, और किस हाई कोर्ट में? केरल हाई कोर्ट में। और पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और यूं बताओ, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। और यूं बताओ, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा एक अभिलेख न्यायालय है? आर्टिकल 215। और आपको पता है देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर ये कहाँ पे बना? रांची, झारखंड में।
क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रसारित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है मलयालम भाषा में। अभी मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना था सिक्किम हाईकोर्ट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहाँ पे शुरू हुआ था? केरल के कोल्लम में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण ये किसने किया? तो आंसर होगा ईरान। तो अभी ईरान ने आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और बैलिस्टिक मिसाइल जिहाद को अभी लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात ईरान की है तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल आपको पता है इसकी तेहरान होती है। करेंसी ईरानी रियाल बोल दो, या इसकी जो नई करेंसी लॉन्च हुई थी वो तोमान है, आप दोनों ध्यान रखो। और नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मसूद पेजेस्कियान बन गए हैं। चाबहार पोर्ट आपको यहीं पे मिलेगा और इसी में एक टर्मिनल है शाहिद बेहस्ती पोर्ट, वो भी आप ध्यान रखो यहीं पर है। दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। रामसर स्थल आपको यहीं पे मिलेगा, जहाँ पे आपको याद होगा 2 फरवरी 1971 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। और अभी आपको याद हो तो फतेह मोहज्जेरानी ये ईरान की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी थी। और अभी धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस यहीं पे दर्ज किया गया था ईरान में ही। अभी ईरान ने इस साल की दूसरी सैटेलाइट चामरान 1 को भी लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान में रखना। तो गाइज ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। वैसे कल संडे था तो इतनी कोई खास न्यूज वगैरह आई नहीं, लेकिन जो भी था मैंने आपको करवा दिया। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा था कि मदर मैरी कम्स टू मी ये किसका पहला मेमोयर है? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय। फिर पूछा था वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा? 58 पे। फिर पूछा KN दारूवाला का निधन हो गया, वे क्या थे? लेखक थे। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया 28 सितंबर को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के देवमाली गांव को किस श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? समुदाय आधारित पर्यटन में। और इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज। और एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन के अध्यक्ष बन गए गिरीश चंद्र मुर्मू। मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG ग्रुप बन गया? उड़ीसा। और आखिरी प्रश्न था कि 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रिगोबर्टा मेंचू को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।